दोस्तों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के साथ बढ़ रहे शोषण और अत्याचार को लेकर भारत सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिससे पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक साबित हो सकती है। तो चलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से ही शुरू करते हैं। 15 जनवरी 2026 का वो दिन भारतीय इतिहास के पन्नों में एक ऐसी स्याही से लिखा गया जो सदियों की जातिवादी स्याही को मिटाने का वादा करता था। जब केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से यूजीसी बिल 2026 को देश भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लागू करने की घोषणा की, तो पूरे देश में एक ऐसा भूचाल आ गया जो राजनीति की नींव हिला देता है, शिक्षा व्यवस्था के ढांचे को तोड़ने लगता है और सोशल मीडिया की दुनिया को उत्तेजना से भर देता है। यह कोई साधारण नीति परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक सीधा हमला था उस जातिवादी व्यवस्था पर जो सदियों से दलितों को शिक्षा के द्वार से दूर रखती आई है, उन्हें मानसिक रूप से कुचलती रही है और उनके आत्मसम्मान को लगातार पैरों तले रौंदती रही है। सिर्फ वजह से आज हर गली, हर चौराहे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यही चर्चा का विषय है कि दलितों को लेकर सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और अब जातिवादियों की मुश्किलें वाकई में शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि इस नए कानून का असली मर्म यह है कि अब किसी भी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान में किसी दलित, आदिवासी या ओबीसी छात्र के साथ उसकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव, कोई अपमान, कोई अलग व्यवहार केवल एक नैतिक पाप नहीं रह गया, बल्कि एक पूर्णतः कानूनी अपराध बन गया है। यानी जो कार्य अब तक छिपकर चुपचाप होते थे और उन्हें दबाने के लिए सिस्टम की पूरी मशीनरी लग जाती थी, वो अब खुलेआम कानून की नजर में आ गया है और इसके परिणाम स्वरूप दोषियों को लंबी जेल की सजा तक भुगतनी पड़ सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप सरकार के इस नए फैसले यानी यूजीसी बिल के समर्थन में हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में यूजीसी बिल जिंदाबाद जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दशकों से देश के सबसे प्रतिष्ठित कैंपसों में एक कड़वी सच्चाई छिपी रही है कि दलित छात्र न केवल अपनी किताबों से लड़ते हैं, बल्कि अपने आसपास के उस जातिवादी वातावरण से भी जूझते हैं जो हर कदम पर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। कभी प्रोफेसर के तीखे ताने, कभी साथी छात्रों की घृणा भरी निगाहें, कभी हॉस्टल में अलग थलग करने की साजिश, कभी क्लासरूम में जाति का हवाला देकर योग्यता पर सवाल उठाना और कभी कभी ये जहर इतना घातक हो जाता है कि छात्र अपने जीवन का अंत तक कर लेते हैं। लेकिन हर बार व्यवस्था ने इसे व्यक्तिगत कमजोरी का नाम देकर पल्ला झाड़ लिया। जांच हुई, रिपोर्ट बनी, लेकिन जातिवाद का नाम तक नहीं लिया गया। अब यूजीसी बिल 2026 उस पूरे ढांचे को उलट-पुलट करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी भी स्तर पर जाति आधारित भेदभाव का प्रमाण मिला, तो संस्थान से लेकर जिम्मेदार व्यक्ति तक पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उनकी मान्यता पर प्रतिबंध लग सकता है, फंडिंग की धारा बंद हो सकती है और व्यक्तिगत स्तर पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो सकते हैं जो लंबी जेल की सजा तक ले जा सकते हैं। जिससे ये संदेश साफ तौर पर चला गया है कि अब ये कोई मामूली नैतिक मुद्दा नहीं, बल्कि सीधा कानून का उल्लंघन है जो पूरे देश को हिला देने वाला है। यही वजह है कि दलित समाज में इसे एक ऐतिहासिक विजय की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार केवल चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक ऐसा कानूनी हथियार लेकर आई है जो दलितों के सम्मान और सुरक्षा की ठोस गारंटी देता है। वहीं दूसरी ओर उन लोगों के बीच जो अपनी पूरी मानसिकता को जातिगत ऊंच नीच पर टिकाए हुए हैं, जिनके लिए कैंपस अब तक उनकी निजी जागीर की तरह था, वहां घबराहट का माहौल फैल गया है। गुस्से की आग भड़क उठी है और सोशल मीडिया से लेकर अकादमिक लॉबी तक विरोध की लहर दौड़ पड़ी है। वे चिल्ला रहे हैं कि यह नियम एक तरफा है, इसका दुरुपयोग होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें इस कानून से नहीं, बल्कि उस बराबरी से डर लग रहा है जो अब कैंपसों में उतरने वाली है। इसलिए आज पूरा देश इस एक फैसले के चारों ओर बटा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ वे लोग हैं जिनके लिए ये दलितों के लिए न्याय की शुरुआत है, सम्मान की नई सुबह है, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जिनकी सदियों पुरानी जातिवादी सत्ता इस कानून की चोट से हिलती दुल्हन सी लग रही है। और यही ये टकराव है जो पूरे देश में इस हड़कंप का मूल कारण बन गया है। कल्पना कीजिए उस पल को जब 2026 की सर्द सुबह में शिक्षा मंत्रालय से अधिसूचना जारी हुई और उसके कुछ ही घंटों में ट्विटर यानी एक्स पर लाखों पोस्ट उमड़ पड़े। दलित अधिकार संगठनों ने इसे बाबा साहेब अंबेडकर के सपनों की साकारता बताया, जबकि कई पारंपरिक ब्राह्मणवादी संगठनों ने इसे आरक्षण के खिलाफ साजिश करार दे दिया। लेकिन वास्तव में ये बिल आरक्षण को मजबूत करने का माध्यम है, न कि उसके खिलाफ कुछ। यह बिल बताता है कि आरक्षण केवल सीटें आरक्षित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शैक्षणिक वातावरण को समावेशी बनाने का अधिकार है। अब तक का अनुभव यही रहा है
कि दलित छात्र आरक्षण के बावजूद कैंपस में अजनबी महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि वे यहाँ दया से आए हैं, न कि योग्यता से, और ये भावना जातिवादियों द्वारा लगातार पोषित की जाती थी। प्रोफेसर क्लास में कहते थे कि तुम्हारी जगह मेरे जैसे मेरिट वाले छात्र की होनी चाहिए। सीनियर छात्र हॉस्टल में जातिगत गालियां देते थे और प्रशासन सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर देता था। लेकिन अब यूजीसी बिल 2026 ने इस सारी प्रक्रिया को उलट दिया है। इसमें हर संस्थान को एक इक्विटी कमेटी गठित करने का आदेश दिया गया है, जिसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी और महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। यह कमेटी न केवल शिकायतें सुनेगी, बल्कि नियमित रूप से कैंपस के वातावरण की निगरानी भी करेगी। इसके अलावा 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन और इक्विटी स्क्वाड की स्थापना का प्रावधान है, जो तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। यानी कोई छात्र अब अकेले नहीं लड़ेगा, उसकी आवाज सीधे कानूनी ताकत के साथ जुड़ जाएगी। और यदि कोई संस्थान इसे दबाने की कोशिश करेगा, तो यूजीसी के पास उसकी फंडिंग रोकने, मान्यता रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा। यह प्रावधान इतने सख्त हैं कि बड़े बड़े आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान भी अब कानून के सामने सिर झुकाने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके करोड़ों के फंड पर यह निर्भर करेगा कि वे जातिवाद को कितना कड़ाई से रोकते हैं। सोचिए, रोहित वेमुला की घटना को, जो 2016 में हैदराबाद विश्वविद्यालय में हुई, जब एक दलित छात्र को जातिवादी हमलों के कारण आत्महत्या करनी पड़ी, तो पूरी दुनिया हिल गई। लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ सिफारिशें, कुछ जांचें, लेकिन कोई ठोस कानून नहीं आया। इसी तरह पायल तड़वी की 2019 में मुंबई के एक मेडिकल कॉलेज में हुई घटना, जहां एक आदिवासी डॉक्टर छात्रा को सीनियर डॉक्टरों ने जाति के आधार पर प्रताड़ित किया और वो भी आत्महत्या कर ली। इन सभी मामलों में सिस्टम ने पीड़ित को ही दोषी ठहरा दिया। लेकिन अब यूजीसी बिल 2026 ऐसी त्रासदियों को रोकने का वादा करता है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई भेदभाव साबित हुआ तो दोषी को न्यूनतम 3 वर्ष की जेल और जुर्माना हो सकता है। ये जेल की धमकी ही जातिवादियों को रुला रही है, क्योंकि अब उनके लिए अपमानित करना कोई खेल नहीं, बल्कि अपराध है। दलित समाज के नेताओं ने इसे बाबा साहेब की विरासत का सच्चा उत्तराधिकारी बताया है, क्योंकि बाबा साहेब ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना सामाजिक स्वतंत्रता व्यर्थ है और शिक्षा के बिना सामाजिक उत्थान असंभव है। यह बिल उसी दिशा में एक मील का पत्थर है। अब दलित बच्चे स्कूल से कॉलेज तक सुरक्षित महसूस करेंगे। उन्हें लगेगा कि कानून उनके कंधे पर हाथ रखे हुए है। लेकिन विरोध की लहर भी कम नहीं है। कई ऊंची जाति के संगठन कह रहे हैं कि यह बिल सामान्य वर्ग के छात्रों को सताएगा, लेकिन यह बहाना है। असल में वे अपनी खोई हुई सत्ता को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वे दुरुपयोग के डर का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दुरुपयोग का डर हमेशा उन कानूनों से जुड़ा रहता है जो कमजोरों को ताकत देते हैं। जैसे दहेज निषेध कानून या घरेलू हिंसा कानून के खिलाफ भी यही शोर मचाया गया था, लेकिन समय ने साबित कर दिया कि वे समाज को बेहतर बनाते हैं। इसी तरह यह बिल भी कैंपस कल्चर को बदल देगा, जहां अब सम्मान कोई दान नहीं बल्कि अधिकार होगा और अपमान कोई परंपरा नहीं बल्कि अपराध। देश की राजनीति में भी यह हड़कंप मचा है। विपक्षी दल इसे सरकार का वोट बैंक का खेल बता रहे हैं, जबकि सत्ताधारी दल इसे सामाजिक न्याय का प्रतीक कह रहे हैं। लेकिन जो भी हो, यह बिल निश्चित रूप से चुनावी मैदान में असर डालेगा, क्योंकि दलित वोटर अब देख रहे हैं कि भाषणों के बाद कार्रवाई भी हो रही है। लखनऊ से दिल्ली तक हर शहर में रैलियां हो रही हैं। दलित संगठन सड़कों पर उतर आए हैं और जातिवादी ताकतें अपने गढ़ों में सिमट रही हैं। यह बिल न केवल शिक्षा को प्रभावित करेगा, बल्कि पूरे सामाजिक ढांचे को हिला देगा, क्योंकि कैंपस वो जगह है जहां नई पीढ़ी तैयार होती है। यदि वहां बराबरी का संस्कार पड़ेगा तो समाज में भी बराबरी आएगी। यदि वहां जातिवाद का अंत होगा तो गलियों में भी जातिवाद कम होगा। ये एक चेन रिएक्शन की शुरुआत है जो सदियों के अंधेरे को रोशनी से भर देगी। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। कई निजी विश्वविद्यालय जो सरकारी फंडिंग पर निर्भर नहीं हैं, वे इसे लागू करने में टालमटोल कर सकते हैं। लेकिन यूजीसी ने साफ कहा है कि सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों पर यह लागू होगा, भले ही वे निजी हों। और यदि वे नहीं मानेंगे तो उनकी मान्यता पर खतरा मंडराएगा। इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रावधान है, जहां प्रोफेसरों और स्टाफ को जातिवाद के खिलाफ संवेदनशीलता सिखाई जाएगी। यह एक लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन शुरुआत तो हो गई है। कल्पना कीजिए एक ऐसे कैंपस की जहां दलित छात्र प्रोजेक्ट प्रेजेंट करता है और कोई जाति का सवाल नहीं उठता, जहां हॉस्टल में सभी साथ खाते हैं बिना ऊंच नीच के, जहां प्रोफेसर छात्र की योग्यता को जाति से अलग देखते हैं। यही सपना यूजीसी बिल 2026 साकार करने जा रहा है। लेकिन इसके लिए समाज को भी जागना होगा। केवल कानून पर्याप्त नहीं है, मानसिकता बदलनी होगी। और यही बदलाव का समय है जब पूरे देश में यह हड़कंप मचा हुआ है।
एक तरफ खुशी की लहर है दलित परिवारों में, जहां माता पिता सोच रहे हैं कि उनका बच्चा अब सुरक्षित रहेगा। दूसरी तरफ डर का साया है उन घरों में जहां जातिवादी सोच पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। लेकिन डर ही बदलाव का पहला कदम है, क्योंकि जब जातिवादी ताकतें डरेंगी तभी वे पीछे हटेंगी और बराबरी की राह प्रशस्त होगी। यह ऐलान इतना बड़ा है कि ये केवल दलितों के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक नया अध्याय खोल रहा है, जहां शिक्षा का मतलब केवल डिग्री नहीं बल्कि आत्मसम्मान होगा और जातिवाद का अंत होगा लंबी जेल की धमकी के साथ। यह बिल एक संदेश दे रहा है कि अब समय बदल गया है। पुरानी परंपराएं अब कानून से ऊपर नहीं है और जो इन्हें तोड़ेगा वो खुद टूट जाएगा। पूरे देश में यह हड़कंप इसलिए मचा है क्योंकि ये केवल एक बिल नहीं है बल्कि एक क्रांति का बीज है जो अंकुरित होकर पूरे वृक्ष को बदल देगा। दलितों के संघर्ष की कहानियां अब किताबों में नहीं रहेंगी बल्कि जीवंत होकर समाज को चुनौती देंगी और जातिवादियों को आईना दिखाएंगी कि उनकी सत्ता का अंत नजदीक है। सरकार का ये बड़ा ऐलान न केवल कानूनी है बल्कि नैतिक विजय भी है, जो बताता है कि भारत अब पुराने जकड़नों से मुक्त हो रहा है और नई बराबरी की ओर बढ़ रहा है। लेकिन ये सफर आसान नहीं होगा, विरोध होगा, आलोचना होगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि हर बड़ा बदलाव हड़कंप से ही गुजरता है और यही हड़कंप आज दलितों की जीत का संकेत है, जातिवादियों की हार का पूर्वाभास है और पूरे देश के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। सोचिए उन लाखों दलित छात्रों की जो अब कैंपस में सिर ऊंचा रखकर चलेंगे, जो अब अपमान के डर से नहीं पढ़ेंगे बल्कि आत्मविश्वास से उड़ान भरेंगे। यही तो असली शिक्षा है जो न केवल किताबें सिखाती है बल्कि जीवन भी सिखाती है। और यूजीसी बिल 2026 उसी जीवन की शुरुआत कर रहा है, एक ऐसे भारत की जहां जाति का बंधन टूटेगा और मानवता का बंधन मजबूत होगा। यह हड़कंप शांत नहीं होगा, यह एक आंदोलन बनेगा जो पूरे समाज को झकझोर देगा और अंत में विजयी होगा, क्योंकि न्याय का रथ कभी रुकता नहीं है, वो बस गति पकड़ता जाता है और आज वही गति पकड़ ली है। अब इस पूरे विवाद का सबसे विस्फोटक पहलू सामने आता है, क्योंकि जैसे जैसे यूजीसी बिल 2026 के प्रावधानों को लोग गहराई से समझने लगे, वैसे वैसे ये स्पष्ट होने लगा कि यह केवल एक सतही चेतावनी या सलाह नहीं बल्कि उन जातिवादी सोच वालों के लिए एक कड़ा कानूनी जाल बुनता जा रहा है जो अब तक अपनी मनमानी को परंपरा का नाम देकर बचाते आए हैं। और इसी कारण से चारों ओर ये बातें फैलने लगीं कि अब जातिवादियों को लंबी जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है, क्योंकि इस कानून में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को इतना व्यापक और बारीक बनाया गया है कि अब किसी दलित या ओबीसी छात्र को हल्के से हल्के शब्दों में भी अपमानित करना, उसे क्लास में अलग थलग रखना, उसकी योग्यता पर जाति का ठप्पा लगाकर सवाल उठाना या फिर सामाजिक रूप से उसे किनारे कर देना, सब कुछ अपराध की श्रेणी में आ जाता है। यानी अब कोई शिक्षक या वरिष्ठ छात्र ये बहाना नहीं बना पाएगा कि उसने तो केवल मजाक सा किया था या ये तो हमारी पुरानी रिवायत थी, क्योंकि कानून अब इन बहानों को मान्यता नहीं देगा बल्कि उन्हें सीधे दोष सिद्धि का आधार बना देगा। और इसके साथ ही हर शैक्षणिक संस्थान में स्थापित होने वाली इक्विटी कमेटी, 24 घंटे सक्रिय रहने वाली हेल्पलाइन और त्वरित कार्रवाई करने वाली इक्विटी स्क्वाड का प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि पीड़ित छात्र को अब अपनी शिकायत के लिए अकेले जद्दोजहद न करनी पड़े, बल्कि उसकी आवाज तुरंत दर्ज हो जाए और उस पर कार्रवाई करना संस्थान की अनिवार्य जिम्मेदारी बन जाएगी। और यदि कोई महाविद्यालय या विश्वविद्यालय इसे दबाने या टालने की चेष्टा करेगा तो खुद उस संस्थान पर ही यूजीसी की गाज गिर सकती है, जिससे बड़े बड़े प्रतिष्ठित कैंपस भी अब अपनी स्वायत्तता को बचाने के लिए कानून का पालन करने को बाध्य हो जाएंगे। इसलिए ये विरोध का शोर जो चारों ओर मचा हुआ है, उसका मूल कारण कानून की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है जो अब तक की जातिगत मनमानी पर पहली बार इतनी कड़ी चोट कर रही है। सोशल मीडिया पर जो दुरुपयोग होगा का नारा लगाया जा रहा है, उसके पीछे भी यही छिपी बेचैनी है कि अब दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों को आवाज उठाने का हौसला मिलेगा तो उन्हें चुप कराना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। और जो लोग अब तक अपनी स्थिति और पद के बल पर उन्हें दबाते रहे, वे खुद जांच के दायरे में आ सकते हैं। इसीलिए ये कानून केवल एक नियमावली नहीं बल्कि पूरे शैक्षणिक संस्कृति को नया आकार देने की एक साहसिक पहल है, जहां सम्मान अब कोई उपकार नहीं बल्कि मौलिक अधिकार होगा और जो भी इसे कुचलने की कोशिश करेगा उसके लिए यह व्यवस्था जेल की सलाखों और सामाजिक बर्बादी के द्वार खोल देगी। कल्पना कीजिए उस स्थिति की जब एक प्रोफेसर क्लास में किसी दलित छात्र के उत्तर पर जाति का जिक्र करके तंज कसता है, तो पहले वो तंज हवा में उड़ जाता था, लेकिन अब वो तंज एक शिकायत का रूप ले लेगा। इक्विटी कमेटी तुरंत जांच शुरू कर देगी, हेल्पलाइन पर कॉल रिकॉर्ड हो जाएगा और यदि साबित हो गया तो प्रोफेसर को न केवल नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा बल्कि 3 से 7 वर्ष की जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है, क्योंकि कानून में न्यूनतम सजा का प्रावधान स्पष्ट है जो जातिवादी अपराध को गंभीर बताता है। इसी तरह यदि हॉस्टल में सीनियर छात्र किसी ओबीसी छात्र को जातिगत गालियों से निशाना बनाते हैं
तो इक्विटी स्क्वाड मौके पर पहुंचकर वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेगा, सबूत इकट्ठा करेगा और विश्वविद्यालय प्रशासन को 7 दिनों के अंदर कार्रवाई का आदेश देगा। यदि प्रशासन ने टाला तो यूजीसी सीधे फंडिंग की कटौती कर देगा, जो करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। और अंततः दोषी छात्रों को न केवल निष्कासन मिलेगा बल्कि आपराधिक मामला भी दर्ज हो जाएगा, जो उनके पूरे भविष्य को प्रभावित कर देगा। यह सब प्रावधान इतने सटीक हैं कि अब कैंपस में जातिवाद का जहर फैलाने वाले हर कदम पर सतर्क रहेंगे, क्योंकि पहले का वो दौर गया जब अपमान को हंसी मजाक का नाम देकर भुला दिया जाता था। अब हर शब्द, हर नजर, हर व्यवहार की कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये कीमत केवल जुर्माने की नहीं बल्कि स्वतंत्रता की भी होगी, जो जातिवादियों को सबसे ज्यादा सताती है, क्योंकि जेल का नाम सुनते ही उनकी सारी हेकड़ी उड़ जाती है। वे जो खुद को समाज का शिखर मानते थे, अब कानून के सामने साधारण अपराधी बन जाएंगे। और यही बदलाव इस बिल को इतना विस्फोटक बना रहा है कि विरोध करने वाले संगठन रातों रात मीटिंग्स करने लगे हैं, वकीलों से सलाह ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर फर्जी कहानियां गढ़ रहे हैं कि कैसे ये कानून निर्दोषों को फंसाएगा। लेकिन इन कहानियों का कोई आधार नहीं है, क्योंकि कानून में शिकायत की जांच के लिए बहुस्तरीय प्रक्रिया है। पहले इक्विटी कमेटी की प्रारंभिक सुनवाई, फिर यूजीसी की अपील समिति और अंत में अदालत का द्वार खुला है। यानी कोई भी फर्जी शिकायत लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। लेकिन असली समस्या ये है कि विरोध करने वाले दुरुपयोग का डर दिखाकर वास्तव में अपनी सत्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे जानते हैं कि यदि ये कानून जमीन पर उतरा तो कैंपसों में वो चुप्पी टूट जाएगी जो अब तक जातिवाद को ढकती रही है, और दलित छात्रों की आवाजें गूंजने लगेंगी जो उनके वर्चस्व को चुनौती देंगी। इसलिए वे चिल्ला रहे हैं कि यह बिल आरक्षण को बढ़ावा देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह बिल आरक्षण को पूरा करने का माध्यम है, क्योंकि आरक्षण केवल प्रवेश के द्वार खोलता है, लेकिन सम्मान का द्वार यूजीसी बिल 2026 ही खोलेगा। अब सोचिए उन हजारों मामलों की जो अब तक दबे हुए थे। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में एक दलित छात्र को प्रोफेसर ने क्लास में सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था, लेकिन शिकायत दब गई क्योंकि प्रशासन ने कहा कि सबूत कमजोर हैं। लेकिन अब सबूत की कमी नहीं होगी, क्योंकि हेल्पलाइन पर ऑडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी और इक्विटी स्क्वाड डिजिटल ट्रेल बनाएगा जो अदालत में मजबूत साक्ष्य बनेगा। इसी तरह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ओबीसी छात्रों को लाइब्रेरी में अलग टेबल पर बिठाने की प्रथा चली आ रही थी, जो अब अपराध होगा। और यदि कोई लाइब्रेरियन ऐसा करता पकड़ा गया तो उसे न केवल निलंबन मिलेगा बल्कि जेल की सजा भी हो सकती है, क्योंकि कानून में अप्रत्यक्ष भेदभाव को भी स्पष्ट रूप से अपराध माना गया है। यह विस्तार इतना गहरा है कि अब कैंपस के छोटे छोटे नियम भी बदलने पड़ेंगे, जैसे कि मेस में बैठने की व्यवस्था या ग्रुप प्रोजेक्ट में शामिल करने का तरीका। सब कुछ जाति न्यूट्रल होना अनिवार्य हो जाएगा, और यदि कोई उल्लंघन हुआ तो संस्थान को मासिक रिपोर्ट यूजीसी को जमा करनी होगी, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। विरोध की ये लहर केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि अकादमिक जर्नल्स में भी लेख छप रहे हैं, जहां विद्वान कह रहे हैं कि यह बिल स्वतंत्रता को सीमित करेगा। लेकिन ये वही विद्वान हैं जो खुद कैंपस में जातिवादी टिप्पणियां करते रहे हैं और अब डर रहे हैं कि उनकी पुरानी किताबें भी जांच के दायरे में आ सकती हैं, क्योंकि कानून में पाठ्यक्रम में जातिवादी सामग्री को भी हटाने का प्रावधान है, जो पुरानी परंपराओं को चुनौती देगा। राजनीतिक दलों में भी ये फूट पैदा हो रही है। कुछ दल इसे सराह रहे हैं तो कुछ इसे उन्मादी कदम बता रहे हैं। लेकिन जनता जान रही है कि यह कदम जरूरी था, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि हर साल सैकड़ों दलित छात्र कैंपस से ड्रॉप आउट हो जाते हैं केवल भेदभाव के कारण। और अब ये ड्रॉप आउट रुक सकता है, क्योंकि कानून ने सुरक्षा का जाल बिछा दिया है। कल्पना कीजिए एक ऐसे भविष्य की जहां एक आदिवासी छात्र प्रेजेंटेशन दे रहा है और कोई जाति का सवाल नहीं उठता, क्योंकि सब जानते हैं कि ऐसा सवाल जेल का रास्ता खोल सकता है। या फिर एक ओबीसी छात्र हॉस्टल में पार्टी आयोजित करता है और सभी जातियों के छात्र शामिल होते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। यही बदलाव का चित्र है जो यूजीसी बिल 2026 ला रहा है। लेकिन इसके लिए संघर्ष भी होगा, क्योंकि जातिवादी ताकतें चुप नहीं बैठेंगी। वे अदालतों में चुनौती देंगी, लॉबिंग करेंगी और फर्जी केस बनाएंगी। लेकिन कानून इतना मजबूत है कि ये प्रयास विफल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें यूजीसी को विशेष अदालतों का गठन करने का अधिकार दिया गया है, जो केवल जातिवादी मामलों पर त्वरित सुनवाई करेंगी और सजा में कोई ढील नहीं होगी। न्यूनतम 3 वर्ष की जेल से लेकर अधिकतम 10 वर्ष तक कुछ मामलों में। यह सजा जातिवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का हथियार बनेगी, और जो लोग अब तक अपराधी बने घूमते रहे, वे अब डरेंगे ही नहीं बल्कि सुधार भी लाएंगे, क्योंकि जेल का भय ही सबसे बड़ा सुधारक है। सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहे हैं, जैसे कि ये बिल बौद्धिक स्वतंत्रता को मार रहा है, वे हास्यास्पद हैं।
क्योंकि बौद्धिक स्वतंत्रता का मतलब अपमान की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सम्मानजनक बहस की स्वतंत्रता है। और यूजीसी बिल 2026 उसी को बढ़ावा दे रहा है, जहां विचारों की टक्कर हो लेकिन जाति का जहर न हो। अब विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि उनके कैंपस में कोई घटना हुई तो न केवल फंडिंग रुकेगी, बल्कि उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय होगी। कानून में कुलपति को सीधे उत्तरदायी बनाया गया है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए वे अब ट्रेनिंग सेशन आयोजित कर रहे हैं, संवेदनशीलता कार्यशालाएं चला रहे हैं, ताकि स्टाफ जातिवाद के संकेतों को पहचान सके। ये बदलाव इतना गहरा होगा कि आने वाले वर्षों में कैंपस रिपोर्ट कार्ड में जातिवाद रोधी स्कोर शामिल होगा, जो रैंकिंग प्रभावित करेगा, और बड़े संस्थान इसे नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। विरोध करने वाले अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी शोर मचा रहे हैं कि भारत में शिक्षा पर सेंसरशिप आ रही है। लेकिन दुनिया जानती है कि यह सेंसरशिप नहीं, बल्कि समावेशिता है, जो पश्चिमी विश्वविद्यालयों में पहले से प्रचलित है, जैसे अमेरिका में एफिर्मेटिव एक्शन पॉलिसी या यूरोप में एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज। ये उदाहरण दिखाते हैं कि यूजीसी बिल 2026 कोई नया आविष्कार नहीं, बल्कि वैश्विक मानकों का अनुसरण है। लेकिन भारत में इसका असर ज्यादा गहरा होगा, क्योंकि यहां जातिवाद की जड़ें सदियों पुरानी हैं और इन्हें काटना आसान नहीं, लेकिन कानून ने कुल्हाड़ी उठा ली है। अब दलित संगठन इसे अपनी ताकत के रूप में देख रहे हैं। वे वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं, छात्रों को सिखा रहे हैं कि कैसे शिकायत दर्ज करें, कैसे सबूत इकट्ठा करें और कैसे कानून का लाभ उठाएं। ये सशक्तिकरण की लहर है, जो केवल कैंपस तक नहीं, बल्कि पूरे समाज में फैलेगी, क्योंकि छात्र जो सीखेंगे वही अपने गांवों में लौटकर फैलाएंगे, और जातिवाद का अंत धीरे धीरे हर कोने में होगा। लेकिन चुनौतियां भी सामने आ रही हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे कॉलेजों में संसाधनों की कमी, जहां इक्विटी कमेटी गठित करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन यूजीसी ने इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप का प्रावधान किया है, जो हेल्पलाइन को हर जगह पहुंचाने वाला है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि तकनीक ने सब कुछ आसान कर दिया है। सोचिए, एक छोटे से कस्बे के कॉलेज में एक दलित छात्र शिकायत करता है और अगले दिन ही स्क्वाड पहुंच जाता है, क्योंकि जीपीएस ट्रैकिंग से लोकेशन ट्रेस हो जाती है। ये तकनीकी एकीकरण कानून को अमल में लाने का सबसे मजबूत हथियार है, जो विरोधियों को चुप करा देगा, क्योंकि वे पुरानी दुनिया में जी रहे हैं जहां शिकायतें दब जाती थीं। लेकिन अब डिजिटल दुनिया में कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। वकीलों का एक वर्ग भी सक्रिय हो गया है, जो जातिवादी मामलों में बचाव करने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन वे भूल रहे हैं कि कानून में सबूत का बोझ आरोपी पर ही होगा। यानी यदि भेदभाव का आरोप लगा तो आरोपी को साबित करना पड़ेगा कि वो जाति से प्रेरित नहीं था, जो ज्यादातर मामलों में असंभव होगा, क्योंकि अप्रत्यक्ष भेदभाव को साबित करना आसान है, जैसे पुरानी चैट्स या वीडियो से। यह बदलाव न केवल शिक्षा को प्रभावित करेगा, बल्कि न्याय व्यवस्था को भी मजबूत करेगा, क्योंकि विशेष अदालतें तेजी से फैसले सुनाएंगी, जो अन्य सामाजिक कानूनों के लिए मिसाल बनेंगी। जैसे SC/ST एक्ट को और मजबूत करने में यह बिल सहायक बनेगा। अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बिल अगले चुनावों में दलित वोटों को एकजुट कर देगा, क्योंकि यह दिखाता है कि सरकार कार्रवाई कर रही है, न कि केवल वादे कर रही है। विपक्ष को अब नया नैरेटिव गढ़ना पड़ेगा, लेकिन वे असफल होंगे, क्योंकि जनता बदलाव को महसूस कर रही है। कैंपसों में पहले से ही छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे हैं, जैसे प्रोफेसर अपनी लेक्चर नोट्स में जातिवादी उदाहरण हटा रहे हैं, स्टूडेंट यूनियन में समावेशी चुनाव हो रहे हैं, और हॉस्टल नियमों में बराबरी का जोर दिया जा रहा है। ये छोटी शुरुआतें ही क्रांति की नींव हैं, जो यूजीसी बिल 2026 ने रखी हैं। लेकिन सबसे बड़ा असर मानसिक स्तर पे होगा, जहां जातिवादी सोच वाले लोग खुद को सवाल करने लगेंगे कि क्या हमारा व्यवहार गलत था, और ये आत्ममंथन ही समाज को नया रूप देगा। क्योंकि जब अपराधी सुधरने लगें तो कानून का उद्देश्य पूरा हो जाता है। जेल की धमकी केवल सजा नहीं, बल्कि सुधार का माध्यम है, जो अब तक अनदेखा रहा था। अब मीडिया में भी बहस तेज हो गई है। कुछ चैनल इसे सराह रहे हैं तो कुछ आलोचना कर रहे हैं। लेकिन दर्शक जानते हैं कि आलोचना के पीछे जातिगत पूर्वाग्रह छिपा है, क्योंकि वे वही चैनल हैं जो पहले दलित मुद्दों को हल्के में लेते थे, लेकिन अब दबाव में कवरेज बढ़ा रहे हैं। यह दबाव ही लोकतंत्र की ताकत है, जो कानून को मजबूत बनाता है, और यूजीसी बिल 2026 ने इसी दबाव को जन्म दिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूनिसेफ और ह्यूमन राइट्स वॉच इसे भारत की प्रगति का संकेत बता रहे हैं, क्योंकि यह शिक्षा में समानता को बढ़ावा दे रहा है, जो गरीबी उन्मूलन का आधार है। क्योंकि दलित छात्र यदि सुरक्षित पढ़ेंगे तो वे नौकरियां पाएंगे और समाज ऊपर उठेगा। यह चेन इफेक्ट अनगिनत जीवन बदलेगा और जातिवाद की दीवारें ढा देगा। लेकिन विरोध अभी चरम पर है। कुछ संगठन रोड ब्लॉक कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं,
लेकिन पुलिस कानून के पक्ष में खड़ी है, क्योंकि ये संवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 को मजबूत करने वाला ये बिल डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का जीवंत रूप है, जो बराबरी को सर्वोपरि मानते थे। अब ये बिल उसी को साकार कर रहा है। कल्पना कीजिए आने वाले दशक की, जब कैंपसों में जाति का नामो निशान न रहे और छात्र केवल योग्यता से पहचाने जाएं। यही तो असली भारत है, जो यूजीसी बिल 2026 का सपना है। और इस सपने को साकार करने के लिए जेल की सजाएं भी जरूरी हैं, क्योंकि बिना सजा के न्याय अधूरा रहता है। यह विस्फोटक पहलू ही इस बिल को इतना चर्चित बना रहा है कि पूरे देश में बहस का बाजार गर्म है और हर कोई इसमें अपनी हिस्सेदारी महसूस कर रहा है, कुछ खुशी से, कुछ डर से। लेकिन बदलाव तो आ ही रहा है, और यह बदलाव रुकने वाला नहीं, क्योंकि कानून ने रास्ता साफ कर दिया है। अब केवल इंतजार है कि कितने जातिवादी इस रास्ते पर चलेंगे और कितने जेल के रास्ते चुनेंगे। लेकिन एक बात निश्चित है कि बराबरी की जीत होगी, क्योंकि इतिहास हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ा होता है। और यूजीसी बिल 2026 उसी इतिहास का नया अध्याय लिख रहा है, जो सदियों के अन्याय को मिटा देगा और नई सुबह लाएगा, जहां हर छात्र बिना डर के पढ़ सकेगा और हर अपराधी बिना बचाव के सजा भुगतेगा। ये वह क्रांति है जो शांतिपूर्ण लेकिन अटल है, और जो पूरे समाज को झकझोर देगी, क्योंकि जब कानून जागेगा तो अन्याय सो नहीं पाएगा। अब इस पूरे घटनाक्रम का तीसरा और सबसे निर्णायक पहलू सामने आता है, क्योंकि जैसे जैसे यूजीसी बिल 2026 लागू होने के बाद इसके प्रभाव धरातल पर दिखाई देने लगेंगे, वैसे वैसे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि यह केवल एक कागजी दस्तावेज या सैद्धांतिक घोषणा मात्र नहीं, बल्कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था की मूल आत्मा को नया रंग देने वाली एक गहन प्रक्रिया है, जो समाज के हर कोने को छू लेगी। और इसी कारण से केंद्र सरकार तथा शिक्षा मंत्रालय पर एक अभूतपूर्व दबाव बनता जा रहा है कि वो या तो इस कानून की कठोरता के आगे झुक जाए या फिर इसके पक्ष में अडिग खड़ी रहे। क्योंकि एक ओर दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय के युवा तथा उनके सामाजिक संगठन इसे उस ऐतिहासिक मोड़ के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, जहां उन्हें केवल सीटों का आरक्षण नहीं, बल्कि एक ऐसा मजबूत ढांचा मिल रहा है जो उनके मानसिक स्वास्थ्य, उनकी सामाजिक गरिमा और उनके भविष्य की रक्षा करेगा। तो दूसरी ओर वे पुरानी व्यवस्था की रक्षा करने वाली ताकतें इसे अपनी जड़ों पर कुल्हाड़ी का प्रहार मानकर संशोधन की मांग कर रही हैं, पुनर्विचार की गुहार लगा रही हैं और यहां तक कि पूर्ण वापसी का नारा दे रही हैं, जो पूरे राजनीतिक परिदृश्य को एक अनिश्चितता की आगोश में डाल रहा है। लेकिन इस बीच एक स्थायी परिवर्तन हो चुका है। वो ये कि दलित छात्रों ने पहली बार यह अनुभूति की है कि कानूनी व्यवस्था उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकती है, कि उनकी शिकायत अब केवल एक लिखित कागज का टुकड़ा नहीं रह जाएगी, बल्कि एक ऐसा शक्तिशाली अस्त्र बन जाएगी जो अन्याय के विरुद्ध सीधा प्रहार कर सकेगी। और यही ये नई ताकत है जो जातिवादी मानसिकता को सबसे ज्यादा विचलित कर रही है, क्योंकि यदि यह कानून अपने मूल स्वरूप में बरकरार रहा तो आने वाले वर्षों में विश्वविद्यालयों के आंतरिक माहौल में वो लंबे समय से चली आ रही चुप्पी पूरी तरह भंग हो जाएगी, जो सदियों से अत्याचारों को अपने आगोश में छिपाती रही है। और जो लोग अब तक जाति के नाम पर दूसरों को अपमानित करने का दुस्साहस करते रहे, वे पहली बार अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी महसूस करेंगे। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यूजीसी बिल 2026 ने न केवल कुछ नियमों को परिवर्तित किया है, बल्कि पूरे राष्ट्र को एक ऐसा आईना प्रस्तुत कर दिया है जिसमें वह अपनी छवि को स्पष्ट देख सके कि वो बराबरी के साथ आगे बढ़ेगा या फिर पुराने भेदभाव के भारी बोझ तले दबकर रह जाएगा। और यही ये आंतरिक टकराव है जो इस ऐलान को इतना विशाल और प्रभावशाली बना देता है कि आज हर गली, हर शैक्षणिक संस्थान, हर राजनीतिक मंच पर इसी की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। कल्पना कीजिए उस परिवर्तन की जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से कैंपसों के बाहर भी फैलने लगेगा, जब छात्र जो अब तक दबे दर्द को दबाकर चुप रहते थे, वे खुलकर अपनी कहानियां साझा करने लगेंगे। जब परिवारों में ये चर्चा होगी कि बेटा अब सुरक्षित है, जब गांवों के चौपालों पर ये बातें होंगी कि शिक्षा अब सबकी हो गई, तो यह लहर केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सामाजिक संरचना को भी नया आकार देगी। लेकिन सरकार को इस प्रक्रिया में कई मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि विपक्षी दलों ने इसे अपना हथियार बना लिया है। वे संसद के अंदर बाहर चिल्ला रहे हैं कि ये बिल जल्दबाजी में लाया गया है, कि इसमें संतुलन की कमी है, कि ये सामान्य वर्ग के अधिकारों का हनन करेगा। लेकिन इन आरोपों के पीछे वास्तविकता ये है कि वे अपनी जातिगत वोट बैंक को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दलित समुदाय अब सरकार के प्रति अधिक आकर्षित हो रहा है, जो दिखा रहा है कि वादे के बाद क्रियान्वयन भी संभव है। शिक्षा मंत्रालय के गलियारों में भी ये बहस तेज है कि क्या इन कड़े प्रावधानों को ज्यों का त्यों बनाए रखा जाए या विरोध की हवा को देखते हुए कुछ नरमी लाई जाए, जैसे कि सजा के प्रावधानों में लचीलापन या इक्विटी कमेटी की शक्तियों में सीमाएं।
लेकिन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी जानते हैं कि कोई भी पीछे हटना इस बिल की विश्वसनीयता को ही धक्का देगा और दलित संगठनों का विश्वास टूट जाएगा, जो पहले से ही सतर्क हैं। इसलिए सरकार को एक दुविधा में फंसना पड़ रहा है। जहां एक ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बिल सराहा जा रहा है, मानवाधिकार संगठन इसे प्रगतिशील कदम बता रहे हैं, तो दूसरी ओर आंतरिक दबाव इतना है कि कुछ सांसदों ने निजी तौर पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखे हैं कि इसे पुनः विचार के लिए भेजा जाए। लेकिन जनता का मूड कुछ और कह रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर युवाओं के बीच ये बिल एक प्रतीक बन गया है जो बाबा साहेब के संविधान को जीवंत करने वाला लग रहा है, और यदि सरकार झुकी तो ये प्रतीक टूट जाएगा। राजनीतिक हलचल का एक बड़ा कारण ये भी है कि राज्य स्तर पर कई मुख्यमंत्रियों ने अपने विधानसभाओं में समान कानून लाने की घोषणा की है। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इसे राज्य विश्वविद्यालयों पर लागू करने का आदेश दिया, जबकि तमिलनाडु में स्टालिन सरकार ने इसे और सख्त बनाने का वादा किया। लेकिन बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां जातिगत समीकरण जटिल हैं, वहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां पारंपरिक दलित विरोधी ताकतें सड़कों पर उतर आई हैं। और ये हलचल राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी रणनीतियों को प्रभावित कर रही है, क्योंकि 2026 के अंत तक कई विधानसभा चुनाव होने हैं और दलित वोटर अब जागरूक हो चुके हैं। वे जानते हैं कि ये बिल उनके लिए एक ऐसा अवसर है जो पहले कभी नहीं आया था, जहां कानून न केवल प्रवेश देता है बल्कि रहने और बढ़ने का अधिकार भी देता है। इसलिए राजनीतिक दल अब अपनी रणनीतियां बदल रहे हैं। कुछ दल इसे अपना एजेंडा बना रहे हैं तो कुछ इसे कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन अंततः जनमत ही विजयी होगा, क्योंकि युवा पीढ़ी जो कैंपसों में है वो वोटर बनेगी और वो बराबरी की मांग करेगी। अनिश्चितता का ये माहौल शिक्षा संस्थानों को भी प्रभावित कर रहा है, जहां कुलपति और प्राचार्य रातों की नींद हराम कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि बिल में कोई बदलाव आया तो उनकी तैयारी व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन यदि नहीं आया तो उन्हें तुरंत अमल शुरू करना पड़ेगा, जैसे कि स्टाफ के लिए अनिवार्य ट्रेनिंग सेशन आयोजित करना या कैंपस में सर्वेक्षण चलाना, ताकि छिपे भेदभाव का पता लगे। यह प्रक्रिया इतनी गहन होगी कि कई पुराने प्रोफेसर जो अपनी सोच को पुरानी परंपराओं से जोड़े हुए हैं, वे रिटायरमेंट लेने या पद छोड़ने पर विचार करने लगेंगे, क्योंकि नई जिम्मेदारियां उनके लिए बोझ बन जाएंगी। लेकिन ये बोझ वास्तव में एक अवसर है जो शिक्षा को अधिक समावेशी बनाएगा, जहां पाठ्यक्रम में दलित इतिहास को प्रमुखता दी जाएगी, आदिवासी ज्ञान को सम्मान मिलेगा और ओबीसी योगदानों को पहचान होगी। यह बदलाव धीरे धीरे लेकिन स्थायी होगा, क्योंकि कानून ने एक ऐसा तंत्र स्थापित कर दिया है जो नियमित मूल्यांकन सुनिश्चित करेगा, जैसे कि वार्षिक रिपोर्ट कार्ड जो यूजीसी को जमा होंगी और जिनमें जातिवाद रोधी प्रयासों का स्कोर होगा जो संस्थानों की रैंकिंग को प्रभावित करेगा। अब कल्पना कीजिए उन लाखों परिवारों की जो लंबे समय से चुप थे, वे अब अपनी कहानियां साझा करेंगे। गांवों में माताएं बेटों को प्रोत्साहित करेंगी कि अब डरो मत जाओ, पढ़ो क्योंकि कानून तुम्हारे साथ है। शहरों में युवा संगठन कार्यशालाएं चलाएंगे, जहां छात्रों को सिखाया जाएगा कि कैसे कानूनी हथियार का उपयोग करें, कैसे शिकायत को मजबूत बनाएं और कैसे सामूहिक रूप से आवाज उठाएं। यह सशक्तिकरण की ऐसी लहर लाएगा जो केवल कैंपसों तक नहीं बल्कि कार्यालयों और बाजारों तक फैलेगी, क्योंकि जो छात्र अब सुरक्षित पढ़ेंगे वे नौकरियों में भी बराबरी की मांग करेंगे और समाज का हर क्षेत्र बदल जाएगा। लेकिन विरोध की ताकतें भी कमजोर नहीं हैं। वे अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रही हैं, जहां वे दलील देंगी कि यह बिल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है। लेकिन अदालतें जानती हैं कि संविधान की मूल भावना बराबरी है और यह बिल उसी को मजबूत करता है, इसलिए उनकी याचिकाएं खारिज होने की संभावना अधिक है। लेकिन यह कानूनी लड़ाई राजनीतिक हलचल को और बढ़ाएगी, क्योंकि मीडिया इसे लाइव कवर करेगा और जनता की राय बनेगी जो सरकार को मजबूत करेगी या कमजोर करेगी। शिक्षा मंत्रालय अब विशेषज्ञ समितियां गठित कर रहा है जो बिल के अमल की निगरानी करेंगी और जो रिपोर्ट देंगी कि कहां सुधार की जरूरत है। लेकिन ये समितियां दलित प्रतिनिधियों से भरी होंगी ताकि कोई पूर्वाग्रह न रहे। यह कदम दिखाता है कि सरकार गंभीर है। लेकिन दबाव इतना है कि कुछ मंत्री निजी मीटिंग्स में कह रहे हैं कि हमें संतुलन बनाना होगा, अन्यथा आंदोलन फैल सकता है। लेकिन दलित संगठन चेतावनी दे रहे हैं कि कोई भी संशोधन स्वीकार्य नहीं, क्योंकि ये बिल उनकी पहली बड़ी जीत है जो सदियों के संघर्ष का फल है। अब सोचिए उस भविष्य की जब कैंपसों में वार्षिक उत्सव होंगे, जहां सभी जातियों के छात्र एक साथ नाचेंगे, गाएंगे बिना किसी भेद के। जब प्रोजेक्ट टीम्स में योग्यता ही आधार होगी न कि जाति। जब प्रोफेसर अपनी क्लास को प्रेरणा देंगे कि बराबरी ही सफलता की कुंजी है। यह दृश्य अब सपना नहीं बल्कि वास्तविकता बनने वाला है।
क्योंकि कानून ने रास्ता प्रशस्त कर दिया है। लेकिन इसके लिए समाज को भी योगदान देना होगा। शिक्षकों को अपनी सोच बदलनी होगी। माता पिताओं को बच्चों को सिखाना होगा कि जाति कोई बंधन नहीं बल्कि विविधता है। यह सामूहिक प्रयास ही बिल को सफल बनाएगा, अन्यथा केवल कानून रह जाएगा और बदलाव अधूरा। राजनीतिक हलचल का एक और आयाम यह है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक अब भारतीय शिक्षा क्षेत्र को देख रहे हैं, क्योंकि एक समावेशी सिस्टम अधिक नवाचार लाएगा और अधिक प्रतिभाएं उभरेंगी जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। यूनेस्को जैसे संगठन रिपोर्ट जारी कर रहे हैं कि भारत का ये कदम वैश्विक शिक्षा लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक है। इसलिए सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसका प्रचार करना पड़ेगा, जो आंतरिक विरोध को कमजोर करेगा। लेकिन आंतरिक मोर्चे पर चुनौतियां बरकरार हैं, जैसे कि ग्रामीण कॉलेजों में जागरूकता की कमी, जहां छात्रों को यह नहीं पता कि हेल्पलाइन कैसे उपयोग करें। लेकिन इसके लिए एनजीओ और सरकारी अभियान चल रहे हैं जो रेडियो, टेलीविजन और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी फैला रहे हैं। यह अभियान इतना व्यापक होगा कि आने वाले महीनों में लाखों छात्र सशक्त महसूस करेंगे। अब एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह बिल महिलाओं और विकलांग छात्रों को भी मजबूत करेगा, क्योंकि इक्विटी कमेटी में उनका प्रतिनिधित्व अनिवार्य है, जो बहुआयामी भेदभाव को रोक देगा, जैसे कि दलित महिलाओं पर दोहरा अत्याचार। यह समावेशिता बिल को और मजबूत बनाती है और समाज को एक नया संदेश देती है कि न्याय सबके लिए है। राजनीतिक दलों के अंदर भी फूट दिख रही है। जहां कुछ युवा नेता इसे समर्थन दे रहे हैं तो पुराने नेता विरोध कर रहे हैं। लेकिन युवा नेतृत्व उभर रहा है जो बराबरी को अपनी पहचान बना रहा है। यह पीढ़ीगत बदलाव लंबे समय में स्थायी होगा, क्योंकि अगली चुनावों में ये युवा वोट मांगेंगे बराबरी के नाम पर। अनिश्चितता का ये दौर सरकार को मजबूर कर रहा है कि वो स्पष्ट स्टैंड ले, अन्यथा विश्वास का संकट पैदा हो जाएगा। लेकिन वर्तमान मूड से लगता है कि सरकार अडिग रहेगी, क्योंकि जनता का समर्थन बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर सकारात्मक कहानियां वायरल हो रही हैं, जहां छात्र बता रहे हैं कि अब वे बिना डर के क्लास में बोलते हैं। ये सकारात्मकता विरोध की हवा को कमजोर कर रही है और बिल को मजबूत बना रही है। अब कल्पना कीजिए 10 वर्ष बाद का भारत, जहां शिक्षा के आंकड़े दिखाएंगे कि दलित ड्रॉप आउट रेट आधा हो गया है, जहां विश्वविद्यालय रैंकिंग में समावेशिता एक प्रमुख पैमाना बनेगी, जहां नोबेल जैसे पुरस्कारों में भारतीय दलित वैज्ञानिक दिखेंगे। ये दृष्टि यूजीसी बिल 2026 का असली फल है, जो आज के टकराव से निकलेगा। लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए, क्योंकि बदलाव रातों रात नहीं आता। सदियों का अन्याय मिटाने में वर्ष लगेंगे, लेकिन शुरुआत हो चुकी है और ये शुरुआत इतनी मजबूत है कि कोई रोक नहीं सकता। राजनीतिक हलचल अब सड़कों पर उतर रही है, जहां शांतिपूर्ण मार्च हो रहे हैं। दलित युवा काले बैज पहनकर न्याय की मांग कर रहे हैं, जबकि विरोधी समूह नारे लगा रहे हैं। लेकिन पुलिस निष्पक्षता से काम कर रही है, जो लोकतंत्र की ताकत दिखाती है। ये टकराव समाज को परिपक्व बना रहा है, जहां हर पक्ष अपनी बात रखे लेकिन कानून सर्वोपरि रहे। अब शिक्षा मंत्रालय ने एक हॉटलाइन लॉन्च की है, जहां लोग बिल के बारे में सलाह ले सकते हैं, जो लाखों कॉल्स प्राप्त कर रही है। यह संवाद सरकार को जनभावना से जोड़ रहा है और संशोधन की मांगों को कम कर रहा है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि सरकार सुन रही है लेकिन झुक नहीं रही। दलित संगठनों ने एक राष्ट्रीय मंच बनाया है, जो बिल की रक्षा के लिए कानूनी फंड इकट्ठा कर रहा है, जो अदालती लड़ाई के लिए तैयार है। ये एकता बिल को अटूट बना रही है और विरोध को बिखेर रही है। अब एक गहरा प्रभाव यह है कि कॉरपोरेट जगत भी जागा है, क्योंकि वे जानते हैं कि समावेशी शिक्षा से कुशल कार्यबल मिलेगा। इसलिए कई कंपनियां स्कॉलरशिप प्रोग्राम ला रही हैं, जो दलित छात्रों को सपोर्ट करेंगी। ये आर्थिक समर्थन बिल को जमीन पर उतारने में सहायक बनेगा। राजनीतिक रूप से यह बिल विपक्ष को नया नैरेटिव देने पर मजबूर कर रहा है, जहां वे कह रहे हैं कि हम और बेहतर करेंगे। लेकिन जनता जानती है कि वादे पुराने हैं, क्रियान्वयन नया है, इसलिए समर्थन सरकार की ओर झुक रहा है। अनिश्चितता का यह माहौल मीडिया को भी बदल रहा है, जहां न्यूज चैनल अब गहन डिबेट चला रहे हैं, दलित पैनलिस्ट को आमंत्रित कर रहे हैं, जो पहले हाशिए पर थे। यह दृश्यता बिल की सफलता का संकेत है, क्योंकि जब आवाजें सुनी जाती हैं तो बदलाव तेज होता है। अब कल्पना कीजिए स्कूल स्तर पर भी असर। जब शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि जाति कोई बाधा नहीं, यह नींव मजबूत करेगी जो उच्च शिक्षा को प्रभावित करेगी। यूजीसी बिल 2026 ने एक चक्र शुरू कर दिया है, जो नीचे से ऊपर तक बदलेगा। लेकिन इसके लिए सतत प्रयास चाहिए। सरकार को बजट बढ़ाना होगा, ट्रेनिंग को विस्तार देना होगा
और निगरानी को सख्त करना होगा। ये सब हो रहा है, लेकिन दबाव में तेजी आई है। राजनीतिक हलचल अब अंतर्राष्ट्रीय हो रही है, जहां भारतीय डायस्पोरा इसे सराह रहा है और विदेशी सरकारें बधाई दे रही हैं, जो सरकार को मजबूत कर रहा है। लेकिन आंतरिक विरोध अभी चरम पर है। कुछ राज्यों में बिल को स्थगित करने की मांग हो रही है, लेकिन केंद्र अडिग है, क्योंकि संविधान केंद्र को अधिकार देता है। ये संघीय टकराव नया आयाम ला रहा है, जहां राज्य केंद्र से टकरा रहे हैं, लेकिन अंततः संविधान जीतेगा। अब दलित साहित्यकार कविताएं लिख रहे हैं, गाने बना रहे हैं, जो बिल को अमर कर देंगे। यह सांस्कृतिक जागृति बिल को केवल कानूनी नहीं बल्कि भावनात्मक बना रही है, जो विरोध को नैतिक रूप से कमजोर करेगी। टकराव का यह दौर समाप्त होगा जब समाज स्वीकार कर लेगा कि बराबरी आवश्यक है, और यूजीसी बिल 2026 उसी स्वीकृति का माध्यम बनेगा। अब सोचिए उन अनगिनत जीवनों की जो बदलेंगी। जब एक दलित इंजीनियर बिना अपमान के प्रमोशन पाएगा, जब एक ओबीसी डॉक्टर अस्पताल में सम्मान से काम करेगी। यह सामाजिक उत्थान बिल का सबसे बड़ा उपहार होगा जो आज के हड़कंप से निकलेगा। लेकिन हड़कंप ही तो बदलाव का संकेत है। जब शांत जल में लहरें उठती हैं तो तट नया रूप लेता है। यही हो रहा है भारत के साथ, जहां पुरानी संरचना टूट रही है, नई बन रही है, और सरकार इस निर्माण की अगुवाई कर रही है। राजनीतिक दबाव के बावजूद यह बिल इतिहास का हिस्सा बन चुका है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा कि न्याय के लिए लड़ो और जीतो। यह निर्णायक मोड़ है, जहां देश चुन रहा है बराबरी को अपनाना या पीछे हटना। लेकिन चुनाव साफ है, बराबरी जीतेगी, क्योंकि मानवता की पुकार हमेशा मजबूत होती है। और यूजीसी बिल 2026 उसी पुकार का जवाब है, जो पूरे राष्ट्र को एकजुट कर देगा। एक ऐसे भारत में जहां हर बच्चा सपने देख सके बिना जाति के बोझ के। ये वो नई सुबह है जो हड़कंप के बाद उगेगी और चमकेगी चिरकाल तक। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।